हेलो प्यारे बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर डेट इज कैपेसिटर, है ना। यस, कैपेसिटर का बेसिक मतलब अगर मैं बात करूँ, कोई भी ऐसा एक डिवाइस, एक बॉडी जो चार्ज को स्टोर करने की, होल्ड करने की कैपेसिटी रखती हो, उसको हम लोग बेसिकली कैपेसिटर बोलते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी को स्टोर करने की कोई भी बॉडी अगर कैपेसिटी रखती है तो उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। कहाँ यूज़ होते हैं डे टू डे लाइफ में? यस, बहुत इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर बेसिकली यूज़ होते हैं। कहाँ पर यूज़ होते हैं? जैसे रजिस्टर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, वैसे ही ये भी यूज़ होते हैं। अगर हम लोग डे टू डे लाइफ की बात करें तो फैन के अंदर ये ना यूज़ होता है। टॉप में जो सिलेंड्रिकल शेप में हमें दिखता है वाइट कलर का, वो बेसिकली कैपेसिटर होता है ना। जो पंखे को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, पंखे को तेज घुमाने में हेल्प करता है। पंखा अगर धीरे चलने लगता है तो हम लोग कैपेसिटर को यस रिप्लेस करते हैं यूजुअली। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लेट्स से कि है ना, हमने हमारे पास एक कॉम है, कॉम को हमने रब किया तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कॉम के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है बाय रबिंग। तो बेसिकली वो भी हमारे लिए क्या है, एक कैपेसिटर बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या आ चुका है, चार्ज आ चुका है। वो चार्ज को होल्ड कर रहा है, इसलिए वो एक हमारे लिए क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, है ना। इसी तरीके से कोई भी, वेदर इट इज़ अ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बॉडी, जो भी चार्ज को होल्ड कर सकती है उसको हम लोग कैपेसिटर बोल सकते हैं। यस, लेकिन कैपेसिटर्स को चार्ज भी करना पड़ता है, हमें डिस्चार्ज भी करना पड़ता है। यस, हम लोग देखेंगे आगे कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी होती है। हमें जो चार्ज दिया है कैपेसिटर को, उस बॉडी को, उसको अगर हमें वापस लेना है ना, उस एनर्जी को हमें वापस लेना है उस बॉडी से, तो हम ईजिली ले पाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यस, हम बेसिकली कंडक्टर्स को ही चार्ज देते हैं। चार्ज जो बेसिकली कैपेसिटर है वो कंडक्टर्स के ही बनाते हैं, है ना। उसका रीज़न मैंने क्या बताया कि कंडक्टर्स से चार्ज लेना ज़्यादा आसान है, ईजिली डिस्चार्ज हो जाते हैं कंडक्टर्स। कोई भी अगर कोई चार्ज कंडक्टर को हम कंडक्टिंग पाथ दे देते हैं तो चार्ज जो है वो फ्लो करने लगता है ना। यस, वो ईजिली डिस्चार्ज हो जाते हैं। वेयर एज इंसुलेटर्स को डिस्चार्ज करना, उनका चार्जिंग की डिस्चार्जिंग मुश्किल होती है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि यस, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, कैपेसिटर इज़ बेसिकली अ कंडक्टिंग बॉडी। और किसके बनाए जाते हैं? यस, कंडक्टर्स के बनाए जाते हैं, है ना। इंसुलेटर्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, यस, क्योंकि उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग मुश्किल होती है ना। यस, तो लिखते हैं बेसिक डेफिनेशन। आई होप बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। तो लिखें एक बेसिक सी डेफिनेशन। यस, लिखें। यस, इट इज़ अ कंडक्टर which can hold charge. It is a conductor which can hold charge is called basically a capacitor. ठीक है। दूसरी, it can, एक और लिख लें, कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी। अगर वो चार्ज स्टोर कर रहा है तो बेसिकली उसके पास एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है, ये बोल सकते हैं हम लोग, अभी देखेंगे। It can store energy in the form of potential energy in an electric field. Yes, in an electric field. Yes, कहने का मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी मेटेलिक बॉडी जो चार्ज को होल्ड कर सकती हो, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोल देंगे? यस, कैपेसिटर बोल देंगे, है ना। अभी सिंपली हम लोग एक आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग दो बॉडीज़ की बात करेंगे। देखें, लिखें, इंसुलेटेड, हेडिंग डालें, इंसुलेटेड कंडक्टर as a capacitor. ठीक है। यस, इंसुलेटेड कंडक्टर एज अ कैपेसिटर। ठीक है। यस, इंसुलेटेड नहीं बेटा, सॉरी, आइसोलेटेड लिख लें इसको। आइसोलेटेड कंडक्टर एज अ कैपेसिटर।
आइसोलेटेड का मतलब केवल और केवल एक कंडक्टर हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं और उसको यूज़ करने वाला एज अ कैपेसिटर, है ना। यस, लेट्स से कि हमारे पास कोई भी आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर है ना। कोई भी आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा आर्बिट्री शेप का कोई कंडक्टर होगा, ठीक है। इसको मैंने क्या दिया, इसको क्यू चार्ज दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, ये क्यू चार्ज होल्ड कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा यार। यस, लेट्स से कि क्यू चार्ज हमने दे दिया, है ना। तो क्या मैं कितना भी चार्ज इसको दे सकता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक लिमिट तक ही ये चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसके बाद में ये होल्ड नहीं कर पाएगा। उसके बाद मीडियम में क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, है ना। यस, कैसे ब्रेकडाउन अकर होता है, क्यों ये ज़्यादा चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। तुम बोलोगे सर चार्ज देते जाओ ये लेता जाएगा, कंडक्टर को चार्ज देते जाओ ये लेता जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। एक टाइम आएगा जब हम लोग देखेंगे सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मीडियम जो है वो क्या हो जाता है सराउंडिंग का, उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, है ना। वो कंडीशंस भी हम लोग देखेंगे। अभी यह समझे कि लेट्स से कि हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया, है ना। ये एक कंडक्टर है ना। कंडक्टर ही क्यों बोल ले रहे हैं, मैंने आई होप बात समझ में आ गई होगी। कंडक्टर को चार्ज और डिस्चार्ज करना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम लोग कंडक्टिंग बॉडी की ही बात कर रहे हैं। हम लोग कैपेसिटर, है ना, मेटल के ही बनाएंगे, है ना। इंसुलेटर्स के नहीं बनाएंगे क्योंकि उनका क्या होता है, उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग मुश्किल होती है, इसलिए। चलो, हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उसको क्यू चार्ज दे दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। चार्ज जैसे ही देंगे वैसे ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इस बॉडी का बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यार। हम पढ़े हैं, अगर हम स्फेरिकल बॉडी की बात करें तो V = KQ/R होता है। कोई भी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, है ना। तुमने जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूले देखे उसके अंदर हमने देखा कि जो चार्ज, जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे बॉडी के ऊपर, उस बॉडी का पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलो, इस बात से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर जो चार्ज होगा बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, ठीक है। V यहाँ पर क्या है, लिख लें, Q इज द चार्ज गिवन टू द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर, V क्या है, पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। मैं यहां सर बोल सकता हूं कि Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बॉडी का क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। दैट कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। लिखें एक बार, C × V। यस बेटा, ये हो गया हमारे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। यस, इसको इधर C क्या है उसको लिखें। यस, इट इज अ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज अ कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, known as कैपेसिटेंस, ठीक है। यस, इस बात को, कैपेसिटेंस को डिफाइन कर इस तरीके से भी किया जा सकता है। C का अगर मैं बोलूं, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर बेसिकली क्या है, एक डिवाइस का नाम है। कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे रजिस्टर क्या है, डिवाइस का नाम है, और रेजिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। चलो, कैपेसिटेंस क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, है ना। उसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या करता है, यस, अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। चलो, कैपेसिटेंस को हम लोग C = क्या लिख सकते हैं इधर से, यस, इधर से लिख सकते हैं Q/V। और यहाँ से एक डेफिनेशन और आती है हमारे पास, यस, कैपेसिटेंस इज बेसिकली अ चार्ज पर यूनिट वोल्ट,
है ना। इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कैपेसिटर को, इट इज कैपेसिटेंस इज अ चार्ज, कैपेसिटेंस इज अ चार्ज, इज अ चार्ज, चार्ज पर यूनिट, पर यूनिट वोल्ट, पर यूनिट वोल्ट। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं इसके, यस, है ना, इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं। फील करें इसको थोड़ा सा, यस, तो फील देखें, अभी करते हैं इसको फील, इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से फील करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे, है ना। यस, अभी तो हम लोग केवल एक ऐसा कैपेसिटर देख रहे हैं जो सिंगल क्या हो, जिसमें एक सिंगल कंडक्टर प्रेजेंट हो, आइसोलेटेड कंडक्टर एज अ कैपेसिटर हम लोग देख रहे हैं, है ना। केवल और केवल एक कंडक्टिंग बॉडी ली, उस पर हमने Q चार्ज दिया, Q चार्ज दिया तो V वोल्टेज आ गया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्ट को हम लोग कैपेसिटेंस बोलेंगे। उस बॉडी की क्या आ गई हमारे पास, कैपेसिटेंस आ गई, यानी एबिलिटी आ गई कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है पर वोल्ट, है ना। जब भी हमें क्या करना हो, दो बॉडीज की कैपेसिटेंस को चेक करना हो कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है चार्ज होल्ड करने की, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग ये चेक कर लेंगे Q/V किसका ज़्यादा है। जिसका Q/V ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की भी ज़्यादा होगी। अभी फील करते हैं, पहले एक ऐसा यूनिट लिखें, यस, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लें कुछ छोटी छोटी बातें, यस। पहले इसकी यूनिट लिखते हैं, यहाँ चार्ज की यूनिट हो गई कूलम, और इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी हो जाएगी वोल्ट, कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैराड, FARAD, फैराड, है ना। फैराड का सिंबल होता है कैपिटल F, है ना, यस, ऐसा। तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, फैराड आ गई। जिस तरीके से रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम में होती है, उसी तरीके से इसकी यूनिट होती है फैराड, है ना। कैसे मेजर की जाती है, यस, Q/V की हेल्प से। चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस बेसिकली, एंड इट्स SI यूनिट इज फैराड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, एक दो बातें और लिखें इसके बारे में, एक दो बातें और लिखें, इट इज, यस, फैराड इज अ लार्ज, लिखें, फैराड इज अ, फैराड इज अ लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, large unit of capacitance। ठीक है, generally we use picofarad और microfarad, farad capacitors। ठीक है, यस, पिको फैराड का मतलब 1 पिको फैराड इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 फैराड, 12 फैराड। इसी तरीके से 1 माइक्रो फैराड इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 फैराड, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें समझ में आएगा कि बेसिकली सर ये क्या है चार्ज पर यूनिट वोल्ट, कैसे हम लोग इसको फील करें कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज पर यूनिट वोल्ट को। देखें, दो कंडक्टर लेते हैं अपन, है ना, दो डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टर ले लेते हैं, एक ये ले लो, एक ये ले लो, ये कंडक्टर नंबर 1, ये कंडक्टर नंबर 2। ठीक है, यस, देखें इसके ऊपर चार्ज हम लोग देते हैं, मान लो कि 20 वोल्ट पर, है ना, ये भी 20 वोल्ट पर मैंने इसको चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज दूंगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। मैंने इसको चार्ज दिया, है ना, पहले इनिशियली चार्ज देते हैं इसको, लेट से मैंने इसको चार्ज देना चालू किया, चार्ज देना चालू करते हैं, चलो, है ना, इसको चार्ज दिया मैंने, लेट से इसको चार्ज दिया 10 माइक्रो कूलम का चार्ज दिया, है ना, इसको मैंने चार्ज दिया, यस, 20 माइक्रो कूलम का। मैंने देखा कि 10 माइक्रो कूलम पर, कूलम है बेटा, ये कूलम कर लेना, फैराड नहीं है, यस 10 माइक्रो कूलम पर इसका जो पोटेंशियल है इस कंडक्टर का, देखो पोटेंशियल तो हम लोग देख रहे थे कि स्पेरिकल बॉडी का कितना था, KQ बाय, अलग अलग शेप की बॉडीज का अलग अलग पोटेंशियल था, रिंग का अलग पोटेंशियल आया था, है ना। उसी तरीके से हमने दो डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर्स ले लिए, उनका पोटेंशियल देखो ध्यान से, वो भी अलग अलग आएगा, है ना।
ये फील करना इस बात को कि पोटेंशियल जो है वो कंडक्टर टू कंडक्टर क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, रिंग का अलग आ रहा था, स्पेरिकल कंडक्टर का अलग पोटेंशियल आ रहा था। यस, तो लेट्स से कि दो कंडक्टर्स है हमारे पास, है ना, उसका 10 माइक्रो कूलम पर इसका वोल्ट था 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल भी 10 वोल्ट था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ किस कंडक्टर की चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्या बताओगे तुम? मैंने दिया इसको 10 माइक्रो कूलम में, है ना, और 10 माइक्रो कूलम पर ही इसका पोटेंशियल कितना हो गया था, 10 वोल्ट हो गया था। मैंने देखा कि सर 20 माइक्रो कूलम से दिया तब जाकर इसका पोटेंशियल कितना हुआ, यस 10 वोल्ट हुआ। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि किस कंडक्टर की कैपेसिटी ज़्यादा है चार्ज होल्ड करने की, है ना। तो हम ये बेसिक टर्म जानते हैं कि सर जिसकी चार्ज पर यूनिट वोल्ट जिसका ज़्यादा होगा वो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पोटेंशियल तो सेम है, सेम पोटेंशियल पे ये ज़्यादा चार्ज होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ये ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। अभी हम लोग एनर्जी के टर्म्स में भी बात करेंगे, अभी हम चार्ज के टर्म्स में भी बात कर रहे हैं। चलो, तो इसका मतलब यहाँ से मैं या तो डायरेक्टली ऑब्जर्व करके देख पा रहा हूँ कि सर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आसानी से कि सेम पोटेंशियल पे ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब सेकंड बॉडी हैज़, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो हम बोलोगे सर चार्ज पर यूनिट वोल्ट होती है कैपेसिटेंस। इस पे चार्ज कितना है, 10 है, ठीक है, 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कितना है, कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो फैराड आ गया कैपेसिटेंस। इसका देखें, इसका देखो, इसका Q2 अपॉन कितना हो गया, V2 हो गया। यस, इस पे चार्ज कितना होल्ड कर रहा है, 20 माइक्रो कूलम का कर रहा है, कितने पोटेंशियल पे, 10 वोल्ट पर। यस, कितना आ गया, 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है ये। हम देख पा रहे हैं C2 इज ग्रेटर देन C1। यस, यहाँ से भी हम देख सकते हैं। चलो, बहुत अच्छे, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर तो सेम पोटेंशियल पे थे इसलिए आसानी से कंपेयर कर लिया कि यस इसकी एबिलिटी ज़्यादा है चार्ज स्टोर करने की। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड एग्जांपल देखें। यस, लेट्स से कि हमारे पास अगेन दो कंडक्टर्स हैं, है ना, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2। चलो, अब की बार इसको क्या करते हैं बेटा, इसको अपन ने दिया अगेन 10 माइक्रो कूलम, और 10 माइक्रो कूलम पर इस पे आया पोटेंशियल 0.1 वोल्ट। इसको दिया 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, और इसका पोटेंशियल रहा, यस बेटा, इसका पोटेंशियल रहा 1 वोल्ट। अब मुझे जानना है कि किस कंडक्टर की एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा है ना। हम लोग अभी ये भी देखेंगे कि यार ऐसा नहीं है कि मर्जी है जितना चार्ज इसको दे दे और ये स्टोर कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला बेटा। हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी ज्योमेट्री, इनके सराउंडिंग के ऊपर इनकी कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज डिपेंड करती है, यानी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। चलो, यस यहाँ पे कैपेसिटेंस आ जाएगा Q1 अपॉन V1। ये कितना होगा, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय यस 0.1 माइक्रो फैराड, माइक्रो कूलम माइक्रो फैराड हो जाएगा। अरे यार, इसको कूलम कर लेना, है ना। ये कितना आ गया हमारे पास, 100 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर आ गया। यस, इसको देखें, इसकी कैपेसिटेंस कितनी आएगी, इसकी देखेंगे तो इसकी आ जाएगी Q2 अपॉन V2। चार्ज कितना स्टोर कर रहा है, चार्ज कर रहा है 2 माइक्रो कूलम का, कितने पोटेंशियल पे, 1 वोल्ट पर। कितनी कैपेसिटेंस आ गई, 2 माइक्रो फैराड आ गई। यस, ये 2 माइक्रो फैराड आ गई। इसकी कितनी आ गई, 100 माइक्रो फैराड आ गई। यस, इस तरीके से हो रहा है। आई होप थोड़ा थोड़ा फील आया होगा। अभी हम लोग इनके शेप्स की बात नहीं कर रहे, इनके सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे। यस, इसको अब हम लोग एनालॉजी से भी देखते हैं, एक बार फील करते हैं एनालॉजी से। देखें, मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फील करें, है ना, नोट करके लिख लें, नोट करके लिखें, फील करें इस बात को। अभी हमने, है ना, इसी तरीके का एक फॉर्मूला हमने, जिस तरीके से कैपेसिटेंस क्या कर रहा है,
एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा था, किसी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। देखते हैं, हमने ऐसा ही फॉर्मूला रजिस्टर के लिए पढ़ा था और रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I पढ़ा था। चलो बहुत अच्छे। उसी तरीके से कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा एबिलिटी टू चार्ज होल्ड चार्ज पर यूनिट वोल्ट, ये पढ़ा। मैंने देखा था कि रेजिस्टेंस तो सर, क्या रेजिस्टेंस में V बढ़ाने पे, पोटेंशियल बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है? सोचो जरा, हमने क्या ऐसा कुछ किया था कि पोटेंशियल बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया था? याद करो, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। यस, कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा तुमने कि पोटेंशियल बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, है ना। ऐसा नहीं होने वाला, चार्ज बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना। बाल्टी जितनी की है, जैसे कैपेसिटेंस ऐसा नहीं है कि बड़ी बाल्ट, है ना। अभी देखो, अभी पहले है ना इसकी बात करते हैं फिर समझ में आएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, रो एल बाय ए। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द resistance depends upon the physical parameters like length, area of cross section and resistivity। yes, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि सर रेजिस्टेंस तो हमारे हाथ में कि हम कितनी उसकी लेंथ रखते हैं, कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कितनी उसकी रेजिस्टिविटी, किस मटेरियल का हम लोग बना रहे हैं रेजिस्टेंस, उस पर बेसिकली रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है। यस, कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि रेजिस्टेंस फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। तुमने एक बार किसी वायर से रेजिस्टेंस बना लिया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका है उस गिवन टेम्परेचर पर, है ना। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुमने सर्किट में लगाया, बैटरी ज़्यादा वोल्ट की लगा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे, बैटरी को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। रेजिस्टेंस तो फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस ये बता रहा है कि V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि V को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, V को बढ़ाओगे तो I बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा कि V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। उस गिवन रजिस्टर के लिए, उस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए V अपॉन I का रेशियो हमेशा क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तुम अगर एक पर्टिकुलर रजिस्टर तुमने बना लिया, उसमें मर्जी आए जितना पोटेंशियल बढ़ा दो तो उसी रेशियो में तुम्हारा करंट भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि तुमने 2 पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ा दिया तो करंट मान लो कि 2 एम्पियर बह रही थी, है ना। तो V अपॉन I का रेशियो कितना है, 1 आया, यानी रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब तुम अगर बैटरी को 3 वोल्ट का कर दोगे तो करंट भी कितनी बहने लग जाएगी, 3 एम्पियर बहने लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेशियो कांस्टेंट रहेगा, उसी रेशियो में करंट भी इंक्रीज हो जाएगी सो डैट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कांस्टेंट रहे। अब फील आया होगा तुम्हें। अगर मैं बैटरी को 4 वोल्ट कर दूंगा तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी, करंट अब 4 एम्पियर बहने लगेगी, इन सच अ वे सो डैट V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि चार्ज को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। चार्ज को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस नहीं बढ़ेगी, चार्ज को बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, इन सच अ वे बढ़ेगा कि कैपेसिटेंस जो है उसकी वो कांस्टेंट रहे। जिस तरीके से रेजिस्टेंस फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैपेसिटेंस भी क्या करता है। कैपेसिटेंस also depends upon फिजिकल पैरामीटर्स। और दिमाग से ये बात निकाल देना कि अगर Q को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कैपेसिटेंस भी क्या करता है, फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। ये बताना चाह रहा है Q अपॉन V का जो रेशियो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। यस, जिस तरीके से V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है, उसी तरीके से
उस गिवन कैपेसिटर के लिए V अपॉन, अगर मैं पर्टिकुलर कैपेसिटर की बात करूं तो उस पर्टिकुलर कैपेसिटर का Q अपॉन V का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। अगर मैं उसको चार्ज मान लो कि 3 माइक्रो कूलम चार्ज देता हूं और उस पर मान लो कि आ गया चार्ज, उस पर पोटेंशियल आ गया 1 वोल्ट का, ठीक है, सॉरी 3 वोल्ट का ले लो, है ना। अगर मैंने क्या कर दिया उसमें, अब की बार उस पर चार्ज अगर मैंने क्या किया 6 माइक्रो कूलम का दिया, बढ़ा के मैंने 6 माइक्रो कूलम कर दिया, तो उस पर पोटेंशियल अब की बार 6 वोल्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखें। इन सच अ वे होगा कि रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं होने वाली, रेशियो तो फिक्स ही रहेगा। 3 ये था, रेशियो 1 का आया, कैपेसिटेंस हो गया 1 माइक्रोफेराड का। तुम देखोगे कि 6 माइक्रो कूलम पे 6 वोल्ट, कैपेसिटेंस तो उतना ही 1 माइक्रोफेराड का। इसका मतलब कैपेसिटर जिस तरीके से रेजिस्टेंस फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा था, जिस तरीके से V के बढ़ाने पे R नहीं बढ़ रहा था, V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट था, उसी तरीके से कैपेसिटेंस में भी क्या हो रहा है, चार्ज अपॉन वोल्ट का रेशियो कांस्टेंट रहेगा उस पर्टिकुलर कैपेसिटेंस के लिए, है ना, उस पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और कैपेसिटेंस भी क्या करता है, फिजिकल पैरामीटर्स पे ही डिपेंड करता है, जिस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यस बेटा, नोट करें इसको यार। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कि किन किन पैरामीटर्स के ऊपर आइसोलेटेड कंडक्टर्स डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ना। तो देखें यार, पहला लिखें, सबसे पहला पॉइंट लिखें कि इट डिपेंड्स अपॉन, पहला फैक्टर लिखें, पहला वाला, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। यस, किस तरीके से डिपेंड करती है वो फील करते हैं। लेट्स से कि है ना, हमारे पास पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शार्प एजेस के ऊपर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल सरफेसेस और कर्व्ड सरफेसेस। इस बात को ऐसा बोले कि शार्प एजेस या इस बात को मैथमेटिकली लिख लें, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यस आर। ये बात हमें पता होनी चाहिए पहले, समझने से पहले। यस, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, लिख लें इसको, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा छोटी रेडियस होगी उतनी ज़्यादा उस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। ऐसे समझें इस बात को। लेट्स से, वैसे तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर ली होगी ये बात, स्टिल मैं बता देता हूँ कि फ्लैट सरफेस के कंपैरिजन में इन एजेस पर, ये जो शार्प एजेस हमें दिख रहे हैं, है ना, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फ्लैट सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, तो इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होगी। इस बात को ऐसे समझें, शार्प एजेस पे चार्ज बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पर, बट यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर अगेन क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मीडियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स से हम लोग एक मटेरियल ले लेते हैं, पहले समझें इस बात को। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग बॉडी ले लेते हैं। यस, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक शार्प एज बना रहे हैं, शार्प एज, ये लो शार्प एज बन गया। यानी यहाँ पर रेडियस काफ़ी छोटी हो गई है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ये बात हमें पता होनी चाहिए। चलो, मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज हमने क्या दिया, इसको देना चालू किया। इसको क्या दे रहे हैं हम लोग, इनिशियली न्यूट्रल था, चार्ज देना चालू किया धीरे धीरे इसको। हम देखेंगे कि इधर तो चार्ज डेंसिटी कम होगी डेफिनेटली, है ना, और इधर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। मैंने बताया कि चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। चलो ठीक है, किस तरीके से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड कर रही है, ये बात को हम लोग समझने वाले हैं। साथ के साथ हम लोग यहाँ से ये भी फील करेंगे कि हम एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज इस बॉडी को नहीं दे सकते, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को नहीं दे सकते। ठीक है, क्यों नहीं दे सकते, वो इधर से बात समझ में आ जाएगी। लेट्स से कि एक इंसुलेटिंग मीडियम के अंदर रखा हुआ है,
या डाइलेक्ट्रिक में रखा हुआ है, इंसुलेटिंग मीडियम में रखा हुआ है ऐसा बोल दो, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है ऐसा बोल दो, ठीक है। यस, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में रखेंगे, अगर कंडक्टिंग मीडियम में रखे तो वैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इसको रख रहे हैं। नॉन कंडक्टिंग मीडियम में रखने से क्या होगा वो देखें, है ना। यस, हमने रख दिया है, रखने पे अब मैं चार्ज धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर। नॉन कंडक्टिंग मीडियम के मॉलिक्यूल्स में बना रहा हूँ, एक तो इधर बना देता हूँ एक मॉलिक्यूल, देखें दूसरे कलर ले लेते हैं एक बार। यस, नॉन कंडक्टिंग मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पर, और एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स में बना रहा हूँ। वो अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा इस मॉलिक्यूल का, है ना, और पॉजिटिव पार्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज हम जानते हैं कि कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है। यस, कंडक्टर के जस्ट नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, है ना। हम पढ़ें कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब ये जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा नियर बाय मॉलिक्यूलर सरफेस के, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये नेगेटिव पार्ट तो क्या करेगा, ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे एक्सपीरियंस करेगा, हाँ। यस, ये कितना करेगा, Q इंटू ई करेगा, जितना भी चार्ज है इस पर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना भी ये चार्ज है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, बहुत अच्छे। E1 ये है, E1 ये है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बोल रहे हैं। अब इस पे बात आते हैं, इस पे कैसे लग रहा होगा फोर्स, ये वाला ऐसे लगाएगा, ये वाला ऐसे लगाएगा, कितना फोर्स लगेगा, तुम बोलोगे सर Q इंटू E2, है ना, Q इंटू E2, बहुत अच्छे, ठीक है। इनिशियली हमने चार्ज देना चालू किया, ये सब होने लगेगा, ये जो पार्ट है मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेंगे इस तरीके से, उनके ऊपर फोर्स लगने लगेगा इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज पर कैसे लगेगा, उस तरफ लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स। चलो अब क्या होने वाला है, हमने और चार्ज बढ़ाया है इसके ऊपर, और चार्ज इसको दिया, हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे। जब मैं चार्ज की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, यस, चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी, बहुत अच्छे। यस, चार्ज डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा बढ़ेगी, इधर की ज़्यादा बढ़ेगी कि इधर की ज़्यादा बढ़ेगी। मैंने बताया कि जैसे ही तुम चार्ज को बढ़ाओगे इधर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी इस रीजन के कंपैरिजन में। यहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे जैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से रीजन की ज़्यादा होगी, चार्ज तो हमने दिया इसको, लेकिन चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज ग्रेटर देन E1। चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, और चार्ज दे रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा बढ़ रही है, और फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लग रहा है। क्या होने वाला है, एक पॉइंट आएगा जब तुम चार्ज दोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, लगातार चार्ज को हम बढ़ा रहे हैं, चार्ज के बढ़ने से चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, बहुत अच्छे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की ज़्यादा स्ट्रांग होगी इसके कंपैरिजन में, कौन सा ज़्यादा ब्रेक होगा पहले, तुम बोलोगे सर इधर वाला पार्ट पहले ब्रेक होगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है, यस। अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस समय ये फोर्स को बेयर नहीं कर पाएंगे ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में, यस, ये मॉलिक्यूल दो पार्ट के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जब ये मॉलिक्यूल पे इतना फोर्स लगेगा कि ये दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसी घटना होने वाली है, देखें, यस, ये हमारा मॉलिक्यूल इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, पहले कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला मॉलिक्यूल कि वो वाला मॉलिक्यूल, यस, वो वाला मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होगा क्योंकि वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, वहाँ की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है, यस। अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, फोर्स कैसे लग रहा है, देखें, यहाँ पे फोर्स लगा QE2, यहाँ पे फोर्स लगा QE2, चलो यार बहुत अच्छे।
अच्छा, यहाँ पर फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस होते ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, हो गया ब्रेक। नेगेटिव पार्ट ऐसे आ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऐसे आ जाएगा, नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा। ठीक है यार, यहाँ पर इस पे ऐसे लगेगा क्यू ई टी फोर्स, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा क्यू ई टी। क्या होने वाला है, एक लिमिट पर आकर ये क्या होने वाला है, एक लिमिट पर आकर ये मॉलिक्यूल्स, मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे ही ब्रेक होंगे क्या होने वाला है बेटा, जैसे ही ब्रेक होंगे वैसे ही नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था, वो किसको अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा वैसे ही इसके ऊपर चार्ज कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन हो जाएगा, है ना। चार्ज इस पे जो था वो पहले से कम हो जाएगा। देखो तुम चार्ज देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, देते जा रहे थे, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से फोर्स बढ़ता गया इस मॉलिक्यूल के ऊपर। एक पॉइंट आया, ये फोर्स बेयर नहीं कर पाया, ब्रेक हो गया दो पार्ट्स के अंदर। नेगेटिव चार्ज आकर इसके ऊपर चिपक गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, वो पहले से क्या हो गया, कम हो गया। अब नेगेटिव चार्ज जाकर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ चिपक जाएगा, इसके ऊपर चार्ज को कम कर देगा, है ना। यस, इसका मतलब क्या है, अब मीडियम क्या हो चुका है, कंडक्टिंग हो चुका है। अब ये चार्ज जो है वो क्या होगा, अब ये चार्ज होल्ड नहीं कर पाएगा, चार्ज इस पे से डिस्चार्ज होने लगेगा, चार्ज इस पे से कम होने लगेगा। इसका मतलब एक लिमिट तक ही ये कंडक्टर जो है चार्ज को होल्ड कर सकता है, और ये डिपेंड करता है इसके सराउंडिंग मीडियम पर। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की फोर्स बेयर करने की क्षमता अलग अलग होगी, है ना। यस, ये कितना, ये मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ये कौन से मीडियम का मॉलिक्यूल है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना मुश्किल से क्या होने वाला है, ये ब्रेक होने वाला है। ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होने वाला है, हम लोग उस मीडियम में उस कंडक्टर को चार्ज दे पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्टर को एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं, है ना। यस, और दैट लिमिट इज अ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मीडियम। ठीक है, चाहें तो लिख लें, जिस फील्ड पर जाकर ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल। लिखें इस बात को, यस लिखें इस बात को। उससे पहले ये देख लें, है ना, जैसे ही ये चार्जेस मूव करेंगे वैसे ही क्या होने लगेगा, कंडक्टर करंट फ्लो करने लगेगा। ये भी ध्यान रखें, है ना। इस बात को भी और फील करवाते हैं ना, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, करंट भी तो प्रोड्यूस होगी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, है ना। यस, लिखें इसके अंदर, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड at which dielectric medium starts behaving as a conductor is known as dielectric strength of a medium, dielectric strength of a given medium। ठीक है, यस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कौन सा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। यस, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे कि ये मीडियम ब्रेक हो जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मीडियम। यस, इसका मतलब क्या एयर भी तो एक इंसुलेटर है, क्या एयर को भी कर सकते हैं हम लोग एक लिमिट के बाद कंडक्टिंग। यस बेटा, एयर की भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जिस पे वो क्या हो जाती है, यस कंडक्टिंग बन जाती है, और ये नेचुरल फिनोमेना हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते भी है। देखो इसको भी मैं बता देता हूँ एक बार। यस, एयर भी क्या हो सकती है, कंडक्टिंग बन सकती है, और ये बात मैंने बताई थी करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि परफेक्ट इंसुलेटर केवल वैक्यूम है, एयर कैन ऑल्सो बिकम अ कंडक्टिंग। ठीक है, यस, कैसे बनती है वो देखें, हम लोग छोटे सा एक नोट लिख सकते हैं इसको फील करने के लिए। यस, हम हमारे पास से थोड़ा सा भटक रहे हैं लेकिन ठीक है, एक बार देखो यार, है ना, फील आएगा इससे थोड़ा सा। मान लो कि एक क्लाउड है अपने पास, है ना,
क्लाउड में क्या होता है, इस आइस पानी के ड्रॉप्स प्रेजेंट होती है, आइस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और वो आपस में क्या करते रहते हैं, यस उनके बीच में फ्रिक्शन लगता रहता है, रबिंग होती रहती है। उन पानी के मॉलिक्यूल्स क्लाउड के अंदर जो होते हैं आइस फॉर्म में, उनके आपस में रबिंग होती रहती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। और चार्ज जो है क्लाउड्स के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द रबिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस ड्रॉप्स, इस तरीके से चार्जेस आ जाते हैं। नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाता है, क्लाउड के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यस, नीचे क्या होता है, नीचे हमारे एक सरफेस होती है, अर्थ होती है। अर्थ क्या है, अर्थ तुम बोलोगे सर अर्थ भी कंडक्टिंग है, बिल्कुल। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अर्थ के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू द अट्रैक्शन अर्थ के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होकर नीचे चले जाएंगे। अर्थ एक कंडक्टिंग है ना, अर्थ भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल, है ना, अर्थ कंडक्टिंग है। चलो अब क्या हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी यार, कुछ इस तरह की फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये चार्ज अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाए, कौन सा वाला चार्ज, यस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज अगर बहुत ज़्यादा आ जाए, है ना, तो उस केस के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी, बिल्कुल बढ़ती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज गैस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इनके ऊपर फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन गलत बना दिया यार, इसको सही करते हैं एक बार को, इस तरीके से होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, नीचे की तरफ क्यू ही लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उस समय ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यस देखें, ये पॉजिटिव पार्ट ऊपर की तरफ भागेगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बन गए ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गए। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एयर कंडक्टिंग बनेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। जिस पर भी ये ब्रेक डाउन होगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी ये एयर जो है वो कंडक्टिंग बनेगी, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर बोल देंगे। अब पॉजिटिव चार्ज ऊपर भागेगा, नेगेटिव चार्ज नीचे भागेगा, नेगेटिव चार्ज नीचे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर भागेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, या सडन क्या होगा, सडन बहुत सारे एयर के मॉलिक्यूल एकदम से इस रीजन के क्या होंगे, फ्लो करेंगे सडनली, है ना, और जैसे ही फ्लो करेंगे लार्ज करंट आएगी, प्रोड्यूस होगी, लार्ज करंट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से कौन सा फिनोमेना होता है, सडन फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम दिस क्लाउड टू दिस अर्थ की वजह से एक फिनोमेना होता है विच इज़ नोन एज लाइटनिंग। लाइटनिंग में लार्ज करंट फ्लो करती है, यस बेटा, है ना, यस यही फिनोमेना हमारी डे टू डे लाइफ में भी कनेक्टेड है ना, यस। अब वापस से आते हैं हम लोग कैपेसिटेंस पर, यस पहले इसको नोट कर लें, यस बेटा। सेकंड फैक्टर लिखें, सेकंड फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस डिपेंड्स। पहला हमने देखा सराउंडिंग मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, एक लिमिट से ज़्यादा हम लोग चार्ज देंगे तो क्या होगा, यस कंडक्टिंग बन जाएगा हमारा मीडियम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हम लोगों ने बात करी वहाँ पर, है ना, यस एक लिमिट तक ही कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से एयर के जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो मीडियम कंडक्टिंग हो जाएगा, हमारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा उस मीडियम के थ्रू। तो हमने ये सीखा कि यस एक लिमिट तक ही कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे मीडियम ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसा कि हमने अभी ये लाइटनिंग के केस में भी देखा। चलो सेकंड आ जाओ, अब बात करते हैं, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ अ कंडक्टर, शेप ऑफ अ कंडक्टर।
देखो इसको भी फील करें एक बार। यस, मान लो कि ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं। यस, इसका थोड़ा सा ऐसा करते हैं, शक्ल बदल देते हैं थोड़ी सी कंडक्टर की। इस बार इधर है ना एक शार्प एज प्रोड्यूस कर दिया। दोनों को सेम सेम चार्ज दे रहे हैं, दोनों को क्या दे रहे हैं, सेम सेम चार्ज दे रहे हैं। क्यू चार्ज इसको दिया, बिल्कुल ठीक है यार, चार्ज इक्वली स्प्रेड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यस, रेडियस बहुत कम है इस कर्वेचर की, और हम ये जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो जहाँ पे चार्ज रेडियस बहुत कम हो जाएगी वहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आएगा, चार्ज आएगा बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेम चार्ज दिया है, इधर भी क्यू चार्ज दिया है और बेटा इधर भी क्यू चार्ज दिया है ना। यस, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो चार्ज बड़ा प्यार से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यस, अब मैं तुमसे पूछूं कि कौन, अब हमारे मीडियम के मॉलिक्यूल्स भी है ना, देखें। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सकता है। सेम मीडियम में रखे हुए हैं, दे बोथ आर इन द सेम मीडियम, है ना। यहाँ पर एक मान लो कि मीडियम का मॉलिक्यूल है ना, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द अट्रैक्शन, मीडियम का नेगेटिव पार्ट इस तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा, ऐसा बोल सकते हो। इधर क्या होगा, इधर भी एक ले लेते हैं यार, बिल्कुल ठीक है। इधर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इधर आ गया, पॉजिटिव पार्ट उधर चला गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस कंडक्टर की नियर बाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हम जानते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बहुत अच्छे यार। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसकी इलेक्ट्रिक, इधर वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, क्यों होगी, क्योंकि कंडक्टर के नियर बाय हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ गए बात को, चार्ज डेंसिटी बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इसको E1 बोल देते हैं, और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी इसकी जो है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, इज ग्रेटर देन E2। बहुत अच्छे, ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, कौन पहले, कौन से कंडक्टर की वजह से ब्रेकडाउन जल्दी अकर होगा, तुम बोलोगे सर इसमें ब्रेकडाउन जल्दी अकर होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक शार्प एज है, शार्प एज की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले इस मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, इस मॉलिक्यूल का बाद में होगा। ठीक है, यस, इस केस में ब्रेकडाउन बाद में होगा, इस केस में ब्रेकडाउन पहले ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। देखो चार्ज दोनों को बराबर दिया, लेकिन चार्ज डेंसिटी एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से उस रीजन में, उस मीडियम में पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, आई होप बात समझे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मॉलिक्यूल जो है, इस पर फोर्स कैसे लगेगा, तुम बोलोगे सर फोर्स ऐसे लगेगा QE1 ऐसे, इस पे फोर्स QE1 ऐसे लगेगा, ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऐसे आ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट ऐसे चला जाएगा, और करंट कैसे बहेगी, करंट ऐसे बहेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और धीरे धीरे ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज इसके जाके चिपक जाएगा, डिस्चार्ज कर देगा इसको, है ना। यस, ऐसा होने वाला है इस केस में। यस, इस केस के अंदर हम लोग और ज़्यादा चार्ज देंगे, तब जाके इतनी चार्ज डेंसिटी इस पर प्रोड्यूस होगी, तब जाकर ये क्या कर पाएगा, तब जाकर ये मीडियम ब्रेक डाउन होगा। इसका मतलब चार्ज की शेप के ऊपर भी क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, यस, ब्रेक डाउन ऑफ अ मीडियम, और इस पे डिपेंड कर रहा है होल्ड करने की कैपेसिटी। अगर जल्दी ब्रेक डाउन हो गया तो कम चार्ज होल्ड कर पाएगा, इसमें लेट ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा चार्ज को क्या कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कंडक्टर, यस, ये कंडक्टर नंबर 1 बोल देते हैं, ये कंडक्टर 2 बोल देते हैं, ड्यू टू, ऐसा लिखे, ड्यू टू शार्प एजेस, शार्प एजेस, कंडक्टर 2, कंडक्टर 2, कंडक्टर 1 will hold less charge or early breakdown
breakdown of medium will occur. Medium will occur. इसके बाद लिखें it means flat surfaces have more capacity, have more capacitance, ठीक है। और कर्व्ड सरफेसेस या शार्प एजेस क्या कर देते हैं, शार्प एजेस decreases capacitance, यस बेटा, ये हमने सीखा है ना। देखा कि यहाँ पे शार्प एजेस है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये जल्दी क्या हो रहा था, सेम चार्ज के ऊपर इसने जल्दी ब्रेकडाउन अकर करवा दिया, किसमें, मीडियम के अंदर। जल्दी तुम्हारे मीडियम क्या हो गया, कंडक्टिंग हो गया, ये कम चार्ज हो पाया। और सेम चार्ज डेंसिटी इसमें कब आएगी, जब तुम ज़्यादा चार्ज दोगे, तब जाके उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक ये पहुंचेगा जिस पर ये ब्रेकडाउन अकर हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सेकंड केस में चार्ज ज़्यादा होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है फर्स्ट केस के कंपैरिजन में, ठीक है। यस, तीसरा एक और पैरामीटर हम लोग देखते हैं, तीसरा लिखें कैपेसिटेंस also depends upon the presence of other conductors, यस बेटा, नोट करें इसको।